नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश बड़ी खबरों में। और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और मैं हूं आरती देशवाल। यहां हम आपको दिखाएंगे हर खबर विस्तार से और रफ्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर हैं। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी नेपाल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माना यह जा रहा है इस दौरे से भारत और नेपाल के रिश्ते भविष्य के लिहाज से बहुत ज्यादा सुधरने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी नेपाल की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा के निमंत्रण पर नेपाल पहुंचे। नेपाल पहुंचने पर पीएम का नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने स्वागत किया। नेपाल पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले लुम्बिनी के महामाया देवी मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने नेपाल के महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास भी माना जा रहा है क्योंकि नेपाल के पीएम और भारत के पीएम के बीच लुम्बिनी दौरे के बाद अहम वार्ता भी होने वाली है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के पीएम नेपाल भारत सहयोग और आपसी हितों के मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि शेर बहादुर देउवा के पीएम का कार्यभार संभालने के बाद ये पहली बार है जब दोनों देशों के पीएम की नेपाल में मुलाकात हो रही है। हालांकि इससे पहले केपी ओली के कार्यकाल के दौरान नेपाल और भारत के रिश्तों में कुछ हद तक खटास भी देखने को मिली थी। केपी ओली की अटपटी बयानबाजी के कारण दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात बन गए थे। एमसीडी के अतिक्रमण अभियान के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आप विधायकों के साथ बैठक की। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तमाम विधायकों को बुलाया गया है और अतिक्रमण को लेकर बड़ी बात इसमें की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गैर कानूनी ढंग से दिल्ली में जनता के घर तोड़े जा रहे हैं। 63 लाख मकानों पर चलेगा बुलडोजर। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि जनता से वादा खिलाफी हो रही है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब चुनाव कराए जाने चाहिए एमसीडी के। क्या कुछ कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, सुनिए। दिल्ली में कई जगह बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले कई महीनों तक बुलडोज़र चलाए जाएंगे। उन्हें वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। जितना भी एनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी हटाई जाएंगी। हम खुद भी अतिक्रमण के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि एनक्रोचमेंट्स होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि इलीगल बिल्डिंग्स बननी चाहिए। 80% से ज़्यादा दिल्ली जो है वो अतिक्रमण के दायरे में आएगी। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? दूसरी बात ये उठती है कि जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज़ हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा। बुलडोज़र बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं। बड़ी खबरों में एक और अहम खबर। बीजेपी नेता रंजीता मेहता ने हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव का पद संभाला है। हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव की मौजूदगी में पदभार संभाला और मानद महासचिव बनने के बाद रंजीता मेहता ने कहा कि काउंसिल के जरिए बाल कल्याण प्राथमिकता रहेगा। काउंसिल का सारा फंड बच्चों की भलाई के लिए खर्च होगा। रंजीता मेहता काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वो अपने इस जिम्मेदारी को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। बड़ी खबरों में एक और अहम खबर। हरियाणा के करनाल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि 29 मई को अब बदलेगा हरियाणा रैली को अरविंद केजरीवाल संबोधित करने आ रहे हैं। और हरियाणा में कैसे बेरोजगारी दूर हो, किसानों की हालत कैसे सुधरे, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल कैसे बने, इन सभी बातों पर इस दौरान चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई। हरियाणा को बदलने का आगाज होगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया? कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत की पहले लड़ाई हुई। कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसी जगह है जो हरियाणा का केंद्र भी पड़ता है। चारों तरफ से लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ब्रह्म सरोवर है, 17 गुना पुण्य मिलता है वहाँ पे स्नान करने का। बहुत से कारण है कुरुक्षेत्र को चुना जाता है।
बड़ी खबरों में एक और अहम खबर, पंचकुला में विशाल योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ किया और इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कहा गया कि हमारा प्रयास है कि योग को जन जन तक पहुंचाया जाए। देखिए रिपोर्ट। स्वस्थ जीवन के लिए योगाभ्यास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशाल योग विज्ञान शिविर का आयोजन हुआ। विशाल योग विज्ञान शिविर का आयोजन 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तौर पर हुआ है। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले योग विज्ञान शिविर का हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग हरियाणा एवं जिला प्रशासन पंचकुला के सहयोग से शुभारंभ किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया है। यहाँ सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। मैं विभाग को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले 3 दिन तक हमारे पंचकुला के सभी योगी इस शिविर में भाग लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बता दें कि 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस के तहत योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ किया गया है। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, 18 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा पहुंचेंगे। मनोहर लाल करीब 18 करोड़ की लागत से बनी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। प्रशासन की तरफ से कैसे तैयारियां की जा रही है वो आपको दिखाएंगे। साथ सिरसा के डीसी अजय तोमर साहब हैं। तोमर साहब, कार्यक्रम तय हो गया है, कितनी करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करना है? माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा का दौरा करेंगे, जिसमें वो कल शाम को यहाँ पे आएगी और यहाँ पे परसों सुबह वो बहुत सारी योजनाओं का इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन करेंगे। करीब 15 प्रोजेक्ट है वर्थ 51 करोड़ जिनके इनॉग्रेशन किए जाने हैं और साथ में 27 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो जिनके फाउंडेशन स्टोन ले किए जाने हैं और तकरीबन 292 करोड़ के हैं। तो टोटल 342 करोड़ के इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन ले किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इज 42। कौन-कौन उनके साथ होंगे सर, नेताओं की बात की जाए? और देखिए, प्रोग्राम चूँकि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो साथ में डिप्टी सीएम जो है वो भी आएंगे, पावर मिनिस्टर भी एक्सपेक्टेड है आएगी और साथ में पंचायत मिनिस्टर भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि उनके विभागों के कई सारे प्रोजेक्टों के शिलान्यास उद्घाटन होने हैं। कार्यक्रम क्या है सर, कब आएंगे और किस तरह से कार्यक्रम होगा? अभी तक जो टेंटेटिव प्रोग्राम है उसके हिसाब से वो कल शाम को यहाँ पे सिरसा में आएंगे और यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे और परसों सुबह के समय पे उनका उद्घाटन शिलान्यास का रहेगा। बड़ी खबरों में एक और अहम खबर, बड़ी खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खबर अभी तक से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर करारा प्रहार किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से बड़ा दावा इस मौके पर किया गया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ने माना जनता से कांग्रेस कट गई है, कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। क्या कुछ कह रहे थे अर्जुन राम मेघवाल, सुनते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है देश के केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इस समय राजनीति पूरी चरम पर है। कई आरोप राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाए हैं, उसी पर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस का चिंतन शिविर और वहां से बात बीजेपी की, अपनी पार्टी की तो कर ही रहे थे लेकिन बीजेपी की ज्यादा कर रहे थे। आरोप बहुत बड़े बड़े लगाए गए हैं कि देश का क्या हाल कर दिया। देखिए, चिंतन शिविर जो उदयपुर में हुआ कांग्रेस का, मुझे लगता है कि एक फॉर्मेलिटी की है उन्होंने। अगर उनको चिंतन करना ही था तो राहुल गांधी जी वादा करके गए थे हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, संपूर्ण कर्जा, उसका चिंतन करना चाहिए था। बेरोजगारों को नौकरी देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे, उनका चिंतन करना चाहिए था। एक चीज़ और मेरे समझ में आई है, आज मैंने अखबारों में, मीडिया में देखा है कि राहुल गांधी ने ये तो कह दिया और ये मान लिया कि कांग्रेस जनता से कट गई, तो उसका चिंतन नहीं किया कि जनता से कटी क्यों। तो काय का चिंतन, आगे का रोड मैप कि हम एक यात्रा निकालेंगे, निकालिए। कटी क्यों, कारण क्या? क्योंकि आपने देश में सुशासन नहीं दिया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, जनता को भ्रम में रख करके किसी को डराया, ये आ जाएंगे तो ये ऐसा कर देंगे, ये आ जाएंगे तो ये ऐसा कर देंगे। वो जनता अब समझ गई, चाहे आदिवासी समाज की जनता हो, चाहे दलित समाज की जनता हो, वो अब समझ गई
चाहे पिछड़े वर्ग की जनता, वो समझ गई कि इन्होंने हमको भ्रम में डाल करके वोट लिए, इसलिए कटी। ये चिंतन इन्होंने नहीं किया। राजस्थान में चिंतन हुआ और राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में इन्होंने अपना चिंतन किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि 2023 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए थे अर्जुन राम मेघवाल, जो कि अपनी ओर से साफ तौर पर कांग्रेस को वार के बाद पलटवार करते नजर आए और सीधे कहा कि अब कांग्रेस को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, ना कि बीजेपी पर कुछ भी बोलना चाहिए। कैमरामैन सूरज के साथ मैं कमल कौशिक, दिल्ली। खबरें अभी तक। मेरे सहयोगी कमल कौशिक ने उनसे और भी कई अहम मुद्दों पर बात की, वो भी आपको जल्द दिखाएंगे। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबरों में एक और अहम खबर, बड़ी खबर पलवल के नागरिक अस्पताल में कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए लोगों को प्रिकॉशन डोज सुचारू रूप से लगाई जा रही है। जिले में अभी तक 6,329 लोगों को वैक्सीन की ये महत्वपूर्ण डोज लगी है। नोडल अधिकारी चंद्रमणि ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क प्रिकॉशन डोज मिल रही है। लोगों को फोन के जरिए मैसेज भेजे जा रहे हैं कि समय पर प्रिकॉशन डोज अवश्य लगवाएं ताकि वैश्विक महामारी को दूर भगाया जा सके। और बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, दिलचस्प खबर, खतरनाक तरीके से सामने आने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सांडों की नूरा कुश्ती की चंडीगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं। चंडीगढ़ के रिहायशी इलाके धनाश क्षेत्र की तस्वीरें हैं और तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि सांड किस तरह से खतरनाक हो जाते हैं कभी कभी, और जनता घरों में कैद हो जाती है जब उनके घरों के बाहर इस तरह सांडों की नूरा कुश्ती देखने को मिलती है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ये सांड गली में लड़ रखे हैं, झगड़ रखे हैं। कई बाइक यहाँ पर खड़ी है, इन्हें भी इन सांडों ने उठा कर फेंका है, तो वहीं लोग डरों के मारे अपने घरों में घुस गए। डर की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले। लोगों की कोशिश थी कि कब ये यहां से जाएं, और जिस दौरान ये लड़ाई हो रही थी सांडों की, उस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि सांडों की लड़ाई की वजह से बहुत से लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है। बेसहारा आवारा पशुओं की इस तरह की हरकतें कई बार सामने आती हैं और इसको लेकर सवाल भी उठते हैं, लेकिन गनीमत यहां पर यह रही कि इन सांडों की लड़ाई में यहां पर कोई घायल नहीं हुआ। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, नूह में एंटी नारकोटिक्स टीम और पिनकवा थाना पुलिस ने 38 किलो गांजे के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों को 2 दिन की रिमांड के बाद अदालत में पेश किया। जहां अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है। जांच अधिकारी निखिल ने बताया कि कस्बा पिनकवा से 12 मई को आरोपी को गिरफ्त में लिया गया था, जिससे 38 किलो 600 ग्राम लाखों रुपए का ये गांजा मिला था। और रिमांड के दौरान आरोपी के एक अन्य साथी की पहचान भी की गई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस आरोपी के दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, अंबाला पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इन चोरों से चोरी की 28 वारदातें कबूलवाने के साथ साथ इनसे चोरी की 22 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। चोरी की इन मोटरसाइकिलों में लाखों की कीमत के केटीएम और बुलेट मोटरसाइकिल भी शामिल है, यानी बुलेट और दूसरी कंपनियों की मोटरसाइकिल्स भी शामिल हैं। पकड़े गए चोरों से कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस ने बरामद की गई 22 मोटरसाइकिल अंबाला और पंजाब के आसपास के इलाकों से उठाई गई बताई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, बड़ी खबरों में यमुनानगर में 5 युवकों की नदी में डूबने से मौत हुई है। नहर से 2 युवकों के शव बरामद किए गए। अन्य 3 युवकों की फिलहाल तलाश जारी है। कल हथियारों से लैस हमलावरों ने इन पर हमला किया था, जिसमें नहर में नहाने गए थे। युवकों ने जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगाई थी। कुछ हमलावरों ने उन पर हमला किया था। 10 नौजवान थे, जिनमें से 5 ने नहर में छलांग लगाई, 5 कहीं दूसरी तरफ भाग गए। जिन्होंने नहर में छलांग लगाई उनमें से 2 के शव बरामद हुए हैं, 3 की तलाश अभी जारी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा बातचीत के अपडेट के लिए जुड़ चुकी है रजनी सोनी। रजनी, अभी क्या अपडेट है? पुलिस किस तरह से जांच कर रही है?
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि कल यमुनानगर के बुढ़िया क्षेत्र में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ पर 5 जो युवक थे उनकी पानी में डूबने से मौत हुई है। मामला रंजिश का बताया जा रहा है। पता यही चला है कि आपसी रंजिश थी और जिसमें ये 2 साल पहले जो आपसी रंजिश चलते हुए कल ये युवक जो थे 10 युवक 10 हम दोस्त कह सकते हैं कि यहाँ पर मौज मस्ती करने और नहाने के लिए आए थे और पीछे से ही दूसरा पक्ष जो था उसमें से लगभग 12 लड़के जो थे उन्होंने तेज़ धार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे जो 5 युवक तो जो थे वो तो पानी से बच निकले, लेकिन जो 5 युवक थे वो डूबकर उनकी जो है मौत हुई है। और यहाँ पर जो सुबह की जो लोकल स्विमर हैं वो लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम भी है वो मौके पर पहुँची हुई है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि किस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम है, जो मौके पर गोताखोर हैं उनकी टीम है जो मौके पर पहुँची हुई है और सुबह से ही ये कार्य कर रहे हैं। और अपडेट अभी यही है कि 2 जो शव हैं उनको निकाल लिया गया है, एक साहिल और एक निखिल का शव जो है वो निकाल लिया गया है। यहाँ पर एनडीआरएफ के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहोगे, कितना मुश्किल था, क्या मामला था, क्या सूचना मिली थी? हमें कल रात को हमारे कमांडेंट द्वारा सूचना मिली थी कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में 5 लोग यमुना वेस्ट कनाल में डूब गए हैं, जिनके लिए हमें तलाशी अभियान जारी करना है। तो हमारी टीम कल सुबह 4 बजे आज सुबह 4 बजे रवाना हो गई थी। तो हमारी टीम सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर तलाशी अभियान जारी है, जिसमें कि पुलिस प्रशासन की टीम, फायर रेस्क्यू टीम, लोकल यमुनानगर के राजीव गोताखोर की टीम और कुरुक्षेत्र से प्रगट गोताखोर की टीम और एक वॉलंटियर है मधुबन के डीप डाइवर। तो सभी मिल करके ये एक एफर्ट करके तलाशी अभियान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें 2 शव अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, 3 की तलाशी जारी है। जो टीम है वो लगी हुई है। इनका कहना है कि शाम तक जो है उम्मीद है कि सभी शवों को जो है निकाल लिया जाएगा। और पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने लगभग दर्जन के करीब लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इसके लिए टीमें भी हैं जो बना दी गई हैं। पुलिस दावा कर रही है कि बहुत ही जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी खबर, बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। कुल्लू में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घ्यागी इलाके में पर्यटक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में 4 की मौत हो गई है, 3 घायल गए। जलोड़ी दर्रा घूम कर ये लोग वापस आ रहे थे जिस समय यह हादसा हुआ के पर्यटक हैं घूमने यहाँ पर आए थे और हादसे का शिकार हो गए। तो घ्यागी में जलौली से घूमकर आ रहे थे। घ्यागी इलाके में 4 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक दर्दनाक सड़क हादसा। एक और बड़ी खबर, एक और अहम खबर। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत क्वारसी के हिलिंग गांव में देर रात दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। हिलिंग गांव में अग्निकांड हुआ, एक वृद्ध महिला जिंदा जल गई। अग्निकांड में 3 मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं और आग लगने के कारण क्या रखे अभी तक ये खुलासा तक नहीं हो पाया। सोमवार तड़के पुलिस चौकी होली से एक टीम मौके पर पहुंची है। एक दर्दनाक हादसा, आग लगने की वजह से एक बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। प्रदेश के सबसे हिमाचल के सबसे संवेदनशील जिले उधम सिंह नगर में उत्तराखंड से एक बार फिर से गोलियों की गड़गड़ाहट जमकर सुनाई दी। जिले में हर दूसरे दिन गोलीकांड होता दिखाई दे रहा है। लचर पुलिस व्यवस्था और बदमाशों के बुलंद हौसलों की वजह से अब आम जनता दहशत में है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह से अगर ताबड़तोड़ फायरिंग जिले में बार बार होती रहेगी तो आखिर आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। उधम सिंह नगर जिले के लोगों का कहना है कि पुलिस कंट्रोल करे और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, तो वहीं पुलिस की तरफ से भी अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, बड़ी खबरों में उत्तराखंड सरकार ने देश भर से 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी है। सचिव पर्यटन दिलीप जवालकर ने बताया कि 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके लिए विभिन्न धामों की वहन क्षमता के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन की सीमा तय कर दी गई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को ध्यान रखना होगा कि रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हो तभी आए।
बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। 4 दिन के जमैका दौरे पर चल रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका पहुंचे, जहां उनका 21 तोपों की सलामी से भव्य स्वागत किया गया। उनका स्वागत बेहद भव्य रहा है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करने आए। देखिए रिपोर्ट। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय दौरे के लिए जमैका पहुंचे, जहां किंगस्टन के नॉर्मन मैनले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करने के लिए जमैका वासी और भारतीय मूल के लोग भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तो वहीं राष्ट्रपति कोविंद के स्वागत में 21 तोपों की सलामी भी दी गई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय जमैका दौरे के दौरान कई जरूरी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही कोविंद गवर्नर जनरल और पीएम हाउस भी जाएंगे, जहां पीएम के आवास पर एक हस्ताक्षर समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद कल भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर एक सड़क अंबेडकर एवेन्यू का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस की राजनयिक यात्रा पर हैं। इन देशों में किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की ये पहली यात्रा है। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। श्रीलंका में इन दिनों लगातार आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। इस बीच अब श्रीलंका के अस्पतालों में सर्जरी के लिए उपकरणों समेत दिल के मरीजों के लिए दवाओं की भारी कमी है। और अब यहां पर इस बात को लेकर भी खुलासा हुआ है कि सरकार के सामने ये बड़ा संकट है कि आखिर दवाओं को और सर्जिकल उपकरणों को आयात कैसे करें जब डॉलर की नकी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। श्रीलंका में आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है। गंभीर आर्थिक संकट के बीच देश में दवाइयों की किल्लत है। दवाइयों के साथ सर्जिकल उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे देश में जो मरीज हैं उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव मेजर जनरल संजीव मुनासिंघे ने प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इसका खुलासा किया और बताया कि सर्जरी के उपकरणों के साथ साथ हृदय रोगियों की दवाइयां भी नहीं है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने आगे ये भी खुलासा किया कि इन मरीजों के लिए दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और भोजन की आपूर्तिकर्ताओं को 4 महीने से भुगतान नहीं हुआ। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के आयात के लिए साख पत्र खोले हैं, लेकिन ये पता चला कि डॉलर की कमी की वजह से कुछ भी आयात नहीं होगा। आजादी के बाद श्रीलंका अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में महंगाई चरम पर है। देश में विदेशी मुद्रा की कमी होने की वजह से हर तरह की वस्तुओं का आयात मुश्किल है। पेट्रोल, डीजल और बिजली संकट से लेकर खाने पीने की चीजों की कमी है। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शख्स ने चर्च में फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया का है, जहां एक चर्च में फायरिंग हुई। घटना में एक की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से हथियार भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। घटना साउथ कैलिफोर्निया के प्रेस्टिनियन चर्च की है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ऑरेंज काउंटी शेरिफ विभाग ने बताया कि लेगुना वुड्स शहर जिनेवा प्रेस्टिन चर्च में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। मामला दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास का है। फायरिंग की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। बताया जाता है फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध एशियाई मूल का एक व्यक्ति है, जिसकी उम्र 60 से 70 साल है। जांचकर्ताओं का मानना है कि वो इलाके का रहने वाला नहीं है। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध ने सुबह की प्रेयर सभा के बाद चर्च में आयोजित भोज में गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया था। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। फिनलैंड के राष्ट्रपति और सरकार ने ऐलान किया है कि उनका देश नाटो की सदस्यता लेने का इच्छुक है। फिनलैंड की जो संसद है उसमें आने वाले दिनों में इसके समर्थन में फैसला आ सकता है, लेकिन रूस इसका विरोध कर रहा है क्योंकि फिनलैंड और रूस के बीच में 1300 किलोमीटर की सीमा साझा है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति और सरकार ने एक ऐलान किया। उनका देश पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता लेने का इच्छुक है। नॉर्डिक देश के इस ऐलान से 30 सदस्यीय नॉर्थ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार का रास्ता साफ हो गया। राष्ट्रपति सोली निस्टा और प्रधानमंत्री सना मारिन ने हेलेंस्की में राष्ट्रपति भवन में ये घोषणा की। उम्मीद है कि फिनलैंड की संसद आने वाले दिनों में इस फैसले का समर्थन करेगी, यानी अब केवल औपचारिकता बाकी है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद फिनलैंड की सरकार संभवतः अगले हफ्ते में ही औपचारिक सदस्यता का आवेदन ब्रुसेल्स स्थित नाटो मुख्यालय में जमा करवाएगी।
बता दें, मॉस्को कह चुका है कि नाटो में फिनलैंड का प्रवेश एक खतरा है, जिस पर वो प्रतिक्रिया देगा। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि ये प्रतिक्रिया कैसी होगी। स्वीडन के अलावा फिनलैंड ने भी नाटो का सदस्य बनने की कोशिश शुरू कर दी है।